You are currently the only person in this conference. हमने कल 3 ग्राफ के बारे में आपसे बात करी थी। पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसके अलावा भी ग्राफ होते हैं, लेकिन ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोजीशन टाइम ग्राफ, जैसा मैंने बताया था कि इंस्टेंटेनियस पोजीशन बताता है। और कोई भी ग्राफ के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं, तो हम लोग कोई भी ग्राफ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग दो चीजों को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। और एक होता है स्लोप और एक होता है एरिया। सिंपली आप y और x को अगर लेके सोचो, कभी भी हमने जैसे कोई भी ग्राफ ड्रॉ किया तो वो दो कोऑर्डिनेट्स पर होते हैं। एक होता है y और एक होता है x। और इसका जो स्लोप है वो होता है dy/dx। और इसका जो एरिया है ये होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ y/dx। तो हमको इसके दोनों के फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में सोचना पड़ता है। क्या ये फिजिकली कुछ सिग्निफाई कर रहा है? क्या ये फिजिकली कुछ सिग्निफाई कर रहा है? एरिया भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि स्लोप। अब आपको याद होगा हमने पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ किया था। मैं उसके बारे में एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है। ये हमने इस बात को लेके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर हमने एक्स नीचे लिखा है और यहाँ पर पोजीशन की जगह पर हम एक्स ऊपर लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं। जनरली ग्राफ में हमारा जो एक्स एक्सिस होता है उसको टाइम एक्सिस बोलते हैं, ये टी एक्सिस होता है। और ये जो वाई एक्सिस होता है ये पोजीशन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है। ये सारे वाई एक्सिस में होते हैं। और टाइम में कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ये बात को ध्यान रखना है। पोजीशन निगेटिव हो सकता है, इसलिए ग्राफ को नीचे की तरफ भी ड्रॉ किया जा सकता है, ऐसे भी। लेकिन अगर यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो नीचे नहीं जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो नीचे जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें पिछले दिन आपको बताई गई थी, ये आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे मैंने कहा कि स्लोप के बारे में सोचना है, तो ये जो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया तो सबसे पहले इसके बारे में सोचना है कि स्लोप क्या बताएगा। तो स्लोप के बारे में सोचोगे तो लिखोगे dx/dt, यही लिखोगे। यहाँ पर y की जगह x दिया है तो y की जगह x लिखो, x की जगह t दिया है तो x की जगह t लिखो। और dx/dt का फिजिकल सिग्निफिकेंस है वेलोसिटी। यानी कि जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ आएगा और उसका स्लोप अगर हम देखेंगे तो वो सीधे सीधे हमको वेलोसिटी बता देगा। दिस इज वेलोसिटी। लेकिन अगर वही हमसे पूछा जाए कि अच्छा ठीक है, एरिया क्या सिग्निफाई करेगा, व्हाट इज एरिया गोइंग टू सिग्निफाई, तो तुम देखोगे एक्स डी टी इंटीग्रेशन, ये हो गया एरिया। क्या ऐसा कोई भी क्वांटिटी है जिसको हम डिफाइन करते हैं पोजीशन इनटू टाइम? याद करो, कोई भी ऐसा क्वांटिटी पढ़े हो क्या जिसमें पोजीशन इनटू टाइम ऐसा फॉर्मूला आया है? पढ़े हो? ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम हमारा स्पीड होता है। डिस्टेंस इनटू टाइम ऐसा कोई टर्म होता है, बताओ? वैसा कोई टर्म होता ही नहीं है। अमरावती में बहुत बारिश हो रही है ना? एम आई ऑडिबल? सुन रहे हो ना सब लोग? यस। तो पोजीशन इनटू टाइम, ये जो टर्म है ना, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस।
ऐसा कोई टर्म हमने डिफाइन ही नहीं किया है। हमने dx बाई dt डिफाइन किया है वेलोसिटी, लेकिन एरिया को अगर हम देखें तो एरिया यहां पर भी निकाला जा सकता है एक्स डी टी इंटीग्रल, लेकिन इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ आएगा तो वो ग्राफ और उसका स्लोप यही दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ऐसे ही हमको कोई भी ग्राफ अगर दे दिया जाए तो सबसे पहले हम लोग उसके स्लोप और एरिया के बारे में जरूर सोचेंगे कि इसका कोई मतलब बनता है या नहीं बनता है। क्या फिजिक्स में हमने ऐसा कोई टर्म पढ़ा है जो इसके स्लोप से डिफाइन होता है या फिर इसके एरिया से डिफाइन होता है? अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। हम आगे भी और ऐसे ग्राफ में इन दोनों को चेक करते रहेंगे। दूसरी बात कि अगर ये ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है वो हमारा इनिशियल वैल्यू बताता है। फॉर एग्जांपल ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये अगर स्टार्ट हुआ, जैसे मान लेते हैं ये ग्राफ स्टार्ट हो गया यहां से, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा एक तरीके से इनिशियल पोजीशन हो जाएगा। अब ग्राफ कैसे जा रहा है? सीधे सीधे चला गया, ऊपर चला गया, नीचे चला गया, स्ट्रेट लाइन रहा, कर्व रहा, इससे मैटर नहीं करता। उस पर हम लोग वेलोसिटी पर कमेंट करेंगे। लेकिन इनिशियल पोजीशन जहां से बॉडी बॉडी ग्राफ जहां से स्टार्ट हुआ वो हमारा हमेशा इनिशियल पोजीशन बताएगा। इनिशियल पोजीशन, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो ये इनिशियल वेलोसिटी बता देगा, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो तो इनिशियल एक्सेलरेशन बता देगा। तो ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है ये उसका इनिशियल वैल्यू बताता है। पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन। ग्राफ स्ट्रेट लाइन हुआ तो हमने आपको कल भी बताया था ये बात कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। अब जैसे एक्सटी ग्राफ और स्ट्रेट लाइन, दो तीन तरह के स्ट्रेट लाइन कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे एक स्ट्रेट लाइन यहां से ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन यहां से ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, और एक स्ट्रेट लाइन यहां से ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा कोई और तीसरा चौथा स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता। अब तीनों में अगर मैं स्लोप की बात करूं तो इसका स्लोप है 0। स्लोप को हम लोग एम से भी नोट करते हैं, एम। इसका स्लोप है पॉजिटिव और इसका स्लोप है निगेटिव। क्यों पॉजिटिव है? ये एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री है। ये तो थीटा 0 है, ये थीटा 0 का केस है, और ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यू कैन सी लाइक दिस। ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री tan नेगेटिव होता है। अब सीधे सीधे इसको एक मोशन के साथ रिलेट किया जा सकता है। जब तक हम इन सारी चीजों को कनेक्ट नहीं करेंगे, ग्राफ का जो नॉलेज है वो अधूरा है। ये मान लो इनिशियल हमने 0 रेफरेंस मान लिया और बॉडी कहीं 5 पर खड़ा है, लेट्स से ये स्टार्टिंग फ्रॉम 5, तो 5 यहां पर कहीं बना दो। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बॉडी यहां पर खड़ा है t0 पर। अब इस बॉडी के पास 3 ऑप्शन है, या तो वो रुका ही रह जाए पूरे टाइम, चले ही ना, वो बीच वाला ग्राफ है ये वाला। ये बॉडी 5 पर ही पूरे टाइम खड़ा 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 रह गया, बॉडी एट रेस्ट। m0, m इज वेलोसिटी, वेलोसिटी 0, इसका मतलब बॉडी इज एट रेस्ट। अब अगर मान लो ये जो ग्राफ ऊपर जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, पहला वाला m पॉजिटिव, इसका मतलब पोजीशन जो है टाइम के साथ बढ़ रहा है। यू कैन सी अलग अलग टाइम पर तुम देखोगे x का वैल्यू बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला हमने ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन बनाया है, इसका मतलब फिर ग्राफ से जो फिजिकल सिग्निफिकेंस निकलेगा कि बॉडी फॉरवर्ड जा रहा है, इसलिए x बढ़ता जा रहा है 5 से 7, 7 से 8, 10, 12 ऐसा। और तीसरा जो नीचे ग्राफ गया हुआ है, तुम देखोगे x का वैल्यू घट रहा है, घट रहा है, 0 भी हो गया, यहाँ पर आके 0 हो गया। सी यहाँ पर x का वैल्यू 0 हो गया फॉर सम टाइम, उसके बाद और निगेटिव भी जाने की बात हो सकती है अगर आगे बढ़ा दे तो इसका मतलब क्या हुआ फिर ग्राफ से कि बॉडी जो है वो 5 पर खड़ा तो जरूर था, लेकिन उसका स्लोप निगेटिव यानी वेलोसिटी निगेटिव, ये पीछे आ रहा था। कभी ना कभी ये ओरिजिन पर भी जाएगा, ओरिजिन के भी पीछे जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग पोजीशन जो है वो 0 और निगेटिव हो सकते हैं। तो ग्राफ से हमको इतनी सारी क्लैरिटी मिलती है। पोजीशन टाइम ग्राफ बहुत सिंपल ग्राफ है, इसमें कहीं कोई ज्यादा पेच नहीं है, और इसी से हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले दिन बताया था कि दोनों ग्राफ को 0 से ही स्टार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली बॉडी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। पोजीशन हो सकता है लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो ग्राफ को तो 0 से स्टार्ट होना पड़ेगा। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वो डिपेंड करता है
इसलिए डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऊपर नीचे, बिलो टी एक्सिस, एबव टी एक्सिस, कुछ भी ऐसा बना सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में हम ये बात जानते हैं, डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता। एक बार बॉडी ने चलना शुरू कर दिया तो हम कीप ऑन, अगर मान लो हम घूम के भी वापस आ गए तब भी हमारा डिस्टेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो इसलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ को नॉन डिक्रीजिंग बनाना होता है। हम लोग सारे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमारा जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसके बारे में एक बार बात करते हैं। तो देखो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब तीनों ग्राफ के हिसाब से अगर बात की जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इस ग्राफ के बारे में अगर हमसे पूछा जाए कि ये ग्राफ क्या सिग्निफाई करता है, तो जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, वेलोसिटी टाइम, यानी कि ये बॉडी की वेलोसिटी बताता है। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बॉडी की वेलोसिटी क्या है ये बताता है। और वेलोसिटी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है, इसलिए इस ग्राफ को सिर्फ ऊपर की तरफ बनाना सही नहीं है, ये ऊपर और नीचे दोनों में जाएगा, लाइक दिस। ये हमारा वेलोसिटी है और ये हमारा टाइम है। अब इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी 0 हो सकती है, इनिशियल वेलोसिटी +5 हो सकती है, इनिशियल वेलोसिटी -5 हो सकती है। बोलने का मतलब है कि बॉडी अगर मान लो स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहा है, मैं बार बार स्ट्रेट लाइन पाथ इसलिए बना रहा हूं ताकि हमको बहुत अच्छे से इस बात को रिलेट करने आना चाहिए। अगर हम ग्राफ को रिलेट नहीं कर पा रहे स्ट्रेट लाइन मोशन से, तो फिर हम अच्छे से ग्राफ को नहीं पढ़े। तो हमको हर एक बात को स्ट्रेट लाइन पाथ से रिलेट करने आना चाहिए। अब मान लो बॉडी कहीं भी खड़ा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी कैन बी स्टैंडिंग समवेयर हियर एट t0 और स्टैंडिंग समवेयर हियर एट t0। ये हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ये पता नहीं चलेगा कि बॉडी खड़ा कहाँ पर है, -4 पर खड़ा है या +5 पर खड़ा है, ये मेरे को नहीं पता चलेगा। ये पता चलेगा xt ग्राफ से, पोजीशन टाइम ग्राफ से। लेकिन जब इसने चलना शुरू किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव थी, निगेटिव थी, इसकी भी पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी, ये पता चलेगा आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, पोजीशन पता नहीं चलेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी, सपोज ग्राफ जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेट्स अज्यूम, और इसको हमने ले लिया 10 +10, दिस वैल्यू इज +10। तो 10 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी जो है ये मीटर पर सेकेंड में होता है। तो 10 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। अब ऐसा भी हो सकता है कि पूरे टाइम वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। द ग्राफ वुड लुक लाइक दिस। अब यहां पर इस लाइन का स्लोप 0 है, लेकिन स्लोप 0 का मतलब बॉडी रेस्ट में है ऐसा नहीं है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यानी कि पूरे टाइम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन का केस बन रहा है ये। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये है यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरी बात, ये जो ग्राफ है इसका स्लोप और एरिया तो हमने चेक ही नहीं किया, वो तो पहले चेक करना चाहिए था। तो स्लोप क्या बताएगा वो देख लो। तो स्लोप विच इज नोन एज m, ये हमारा हो जाएगा dv/dt। अब बताओ फिजिक्स में क्या कोई ऐसा टर्म पढ़े हो जो dv/dt से डिफाइंड होता हो? कौन सा टर्म है ऐसा? व्हाट इज dv/dt? अरे राम, तो नहीं रहे हो ना सब लोग, तो जगे हो तो सब लोग। एक्सेलरेट। बीच बीच में बोलना जरूरी है, तभी तुमको पता चलेगा कि तुम लोग सुन रहे हो, नहीं तो पता चला सुबह सुबह जग के सो गए। तो ये टर्म होता है एक्सेलरेशन, एच से डिनोट करते हैं। यानी कि इस ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताएगा। हर ग्राफ का स्लोप सेम चीज बताए ये बात नहीं है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है। मिक्स नहीं करना इन सब चीजों को। उसके बाद बात आती है एरिया की। यहाँ एरिया का भी सिग्निफिकेंस है।
जैसे मैंने बताया था, इसलिए ये ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है। एरिया क्या लिखेंगे? तो ये लिखेंगे वी डी टी इंटीग्रेशन, वाई डी एक्स इंटीग्रेशन, तो वी डी टी इंटीग्रेशन। वेलोसिटी इंटू टाइम का इंटीग्रेशन, क्या ये चीज कभी पढ़े हो? क्या होता है ये? व्हाट इज दिस वी डी टी इंटीग्रेशन? वेलोसिटी और टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या देना चाहिए इसको? तो ये हमारा देता है डिस्प्लेसमेंट। और कभी कभी डिस्टेंस भी अगर निकालना हो तो डिस्टेंस मिल सकता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट देगा या डिस्टेंस देगा या दोनों देगा, ये समझने का जरूरत है। तो एरिया पर जब बात होगी तो इन दोनों पॉइंट को अपन क्लियर करेंगे। पहले एक्सेलरेशन की बात थोड़ी सी हो जाए। जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ किया था, कोई जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन पहले स्ट्रेट लाइन पर बातें हो जाए, इसके बाद फिर कर्व पर बात होगी। तो एक स्ट्रेट लाइन तो हमने ड्रॉ कर दिया। अगर 10 से ड्रॉ किया तो ऐसा पैरेलल, 5 से भी ड्रॉ कर सकते थे, -5 से भी ड्रॉ कर सकते थे, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रहा है, इसमें कुछ भी नयापन नहीं है। लेकिन एक ऐसा भी ग्राफ हो सकता है कि जब ग्राफ 10 से स्टार्ट हो और स्ट्रेट लाइन ही हो लेकिन इंक्रीजिंग लाइक दिस। अब तुम क्लियरली देख सकते हो कि अलग अलग टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है। 10 से कभी 15 हो गया, कभी 20 हो गया, 25 हो गया। इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन है। और ये बात डायरेक्ट स्लोप देख के भी समझ आ रही है। इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है। कैसे? ये एंगल लेस देन 90 डिग्री हो रहा है, तो स्लोप पॉजिटिव, और स्लोप क्या सिग्निफाई कर रहा है? एक्सेलरेशन। मतलब ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये भी बहुत जो इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होता है। तो सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, कांस्टेंट भी है, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एक केस बन गया। सिमिलरली अगर ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा होता, सपोज लाइक दिस, इस तरह से, तो नो डाउट स्लोप तो इसका निगेटिव होगा। यू कैन इजीली से कि ये स्लोप जो है, ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, इसलिए इसका स्लोप निगेटिव होगा। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो, 10 मीटर पर सेकंड से बॉडी स्टार्ट तो किया, लेकिन एक्सेलरेशन निगेटिव होने के चलते, एम निगेटिव, इसका मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव। और ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, निगेटिव जरूर है लेकिन कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होता है। इसका मतलब अगर हम रियलिटी से इसको रियलाइज करें कि एक्चुअली क्या हो रहा है, तो बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, लेकिन एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में था, तो कहीं ना कहीं जाके यू टर्न मारता है। और ये वो पोजीशन है जहां पर यू टर्न मारा। यहाँ पर लेट से ये कोई भी टाइम हो, लेट से t1, हमारी वेलोसिटी 0 हो रही है, उसके बाद वेलोसिटी निगेटिव हो रही है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब यू टर्न मार दिया बॉडी ने, आगे जाते जाते कहीं रुका, फिर यू टर्न मार दिया। तो इस तरीके से हम ग्राफ को बहुत अच्छे से अपने स्ट्रेट लाइन पाथ के साथ रिलेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन हो, कर्व भी हो सकता है। मान लेते हैं कोई एक ग्राफ कर्व से समझते हैं। ये हमारा वेलोसिटी और ये हमारा टाइम, ऐसा कोई ग्राफ है, और लेट्स से इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, लाइक ऐसा ग्राफ है। अब ये कर्व है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इस पर हम बाद में सोचेंगे। लेकिन जैसे ही हमने इसको कर्व देख लिया, तो कर्व के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि स्लोप कांस्टेंट नहीं होता। और स्लोप कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब स्लोप क्या सिग्निफाई कर रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, देखते के साथ हमने बता दिया। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी ये तो हमको पता चल ही जाएगा, ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये जो वेलोसिटी है बढ़ तो रही है टाइम के साथ, ऊपर जा रहा है ग्राफ, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है।
लेकिन यूनिफॉर्म तरीके से नहीं बढ़ रहा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालें, मतलब ग्राफ से अगर निकालना हो तो अलग अलग पॉइंट पर स्लोप, जैसे यहाँ का स्लोप, यहाँ का स्लोप, सब अलग अलग स्लोप होगा, सब पर अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर का टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर का टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर का टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, और ये सब एंगल तो लेस देन 90 बना रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर देखोगे सबका एंगल लेस देन 90 है, लेकिन ये चेंज हो रहा है, एंगल सेम नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो बोल सकते हैं लेकिन कांस्टेंट नहीं बोल सकते। और जैसे ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के केस से बाहर निकल गया। मतलब इस तरह की कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया तो हमको कैलकुलस के अलावा कोई और उपाय नहीं है सॉल्व करने के लिए, इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का केस माना जा सकता है। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तब तक चीजें थोड़ी आसान है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, अब मान लो ये कर्व है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फिर भी हम सिंपल तरीके से सोच सकते हैं। एक ग्राफ दिया हुआ है और उसका इक्वेशन अगर बनाना हो तो ये बहुत सिंपल तरीके से स्ट्रेट लाइन के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा ग्राफ दे दिया तो ये किसका ग्राफ है, स्क्वायर का है, क्यूब का है, किस फंक्शन का ग्राफ है, ये हम सोच नहीं सकते। फिर हमको एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन में इसका इक्वेशन देना पड़ेगा, तब जाके हम इस पर कमेंट कर पाएंगे कि एक्सेलरेशन किस तरीके से चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये बात तय है, लेकिन अगर चेंज हो रहा है तो किस तरीके से चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या रहेगा, ये सारी जितनी भी बातें हैं हम ग्राफ को देख के नहीं बता सकते, क्योंकि ग्राफ का जो इक्वेशन है अब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन अगर पूरी तरह से अच्छे से ड्रॉ कर दिया गया है तो उसका इक्वेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, वी कैन राइट, हमने इससे बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई थी। लेकिन अगर ऐसा कर्व दे दिया जाए और तब हमसे बोला जाए कि भाई इसका इक्वेशन लिख दो, ये इक्वेशन हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जिसे ग्राफ देखने में ऐसे ही दिखते हैं और हम टू द स्केल तो ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। कोई भी ग्राफ क्वेश्चन में टू द स्केल तो ड्रॉ नहीं होता कि एकदम एक एक पॉइंट पर अच्छे से ड्रॉ किया हुआ है और तुम एक एक पॉइंट को मेजर करके देख रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए जब भी कर्व के जैसे ग्राफ आएंगे तो उसमें अपने को स्लोप कांस्टेंट नहीं है इतना बात बोलना है। इक्वेशन के बारे में हम बहुत अच्छे से कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर पैराबोलिक बोल दिया तो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाएगा। इस तरीके से अगर कुछ शेप का नाम दे दिया तब फिर हम उसके बारे में थोड़ा बहुत कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोला कि ये कौन सा शेप है क्या है, तो फिर ये बिना मतलब का बात हो गया। हम सिर्फ स्लोप पर कमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहां तक बात समझ आ रही है? अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो रिपीट करवा लो। ओके, अब हमारा एरिया, ये जो थोड़ा सा डिस्कशन बाकी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो है एरिया। तो एरिया को हम लोग ने एरिया अंडर ग्राफ में भी आपको बताया था, वापस उस बात को रिपीट करना है कि जब भी कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एरिया एग्जैक्टली क्या होता है। जो लोग थोड़ा ठीक ठाक समझते हो वो लोग ध्यान से इस पूरे डिस्कशन को सुनना। अगर मान लो ये हमारा V है और ये हमारा T है और एक ग्राफ हमने रुक जाओ, इस तरह का एक ग्राफ है। ग्राफ, ये डॉटेड लाइन ग्राफ का पार्ट नहीं होते, हमेशा याद रखना। ये बस इसलिए दिखाया जाता है ताकि वो कहाँ पर ऐसा बेंड हो रहा है या टच कर रहा है वो सब पता चले, इसलिए डॉटेड लाइन दिखाया जाता है। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा? तो नॉर्मली जब भी हम एरिया की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं वी डी टी की, और ये मैं जो शेडेड पोर्शन दिखा रहा हूं ये वो एरिया है। ये वो एरिया है।
आप अगर प्रीवियस डिस्कशंस में जाओगे जहां हमने एरिया अंडर ग्राफ इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन सिखाए हैं, उसमें ये सारी चीजें बहुत डिटेल में बताई गई। तो एरिया अंडर ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है कि एरिया कौन सा एरिया होता है, और एरिया भी अगर ऊपर हो, जैसे यहां पर एरिया ऊपर है, टी एक्सिस के ऊपर है, तो ये एरिया पॉजिटिव होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरिया। और अगर नीचे का एरिया हो तो इसको ये होता है हमारा निगेटिव एरिया। अब कभी कभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर इस तरह के क्वेश्चन, तो एरिया निकालने का हमारे पास तरीका है कि हम इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन अगर हमारा रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर है, जैसे अभी जो हमने बनाया है, ये एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर है, इफ यू सी, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये एक ट्रायंगल है, नीचे वाले पार्ट में भी अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें तो एक ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये। तो इस तरह के जब भी ग्राफ आएंगे कि एक नॉन ज्योमेट्रिकल फिगर है, तो हम जबरदस्ती इंटीग्रेशन पर नहीं जाएंगे। इंटीग्रेशन हमारे लिए ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, भले ही तुमको इंटीग्रेशन अच्छे से भी आता हो, स्टिल यू डोंट हैव टू गो। इंटीग्रेशन के लिए तुमको इक्वेशन चाहिए होगा, फिर हर हर पार्ट का, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट का अलग से एक इक्वेशन बनाओगे, फिर यहाँ से अलग इक्वेशन बनाओगे। जरूरत क्या है, हम डायरेक्ट ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, हाफ बेस इनटू हाइट, ये सब यूज कर सकते हैं। और बहुत बार बच्चे इस तरह के एरिया में भी कंफ्यूज होते हैं, ये बहुत बार ग्राफ में इस तरह के एरिया पूछा जाता है। ऐसा, जैसे यहां पर भी देखो, नीचे वाला एरिया जो है वो इसी शेप का है, जहां पर दो साइड्स पैरेलल हैं और दो साइड्स में ऐसा सच कोई पैरेलल वाली बात नहीं है। जब भी इसका एरिया आता है, अगर मान लो इसका लेंथ हमने ले लिया ए, इसका लेंथ हमने ले लिया बी, और ये जो परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, इसको हमने ले लिया एच, तो या तो तुम इसको एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल की तरह देखो, अलग अलग एरिया निकालो फिर ऐड करो, या डायरेक्ट, अपने को उतना करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर इसका पूरा एरिया निकालना हो तो एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज ए प्लस बी इंटू एच, सेपरेशन बिटवीन देम। डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और ऐसा एरिया बहुत बार हमारे ग्राफ में आएगा। एक रेक्टेंगल, सॉरी, एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो साइड्स पैरेलल होगी, तो अपन इजीली उसको निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से। अलग अलग करने का काम नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम बचेगा। लेकिन अगर तुमको लगता है नहीं हमको अलग अलग करना है, तो भी कर सकते हो, इट विल गोइंग टू बी द सेम आंसर। नाउ निगेटिव एरिया आएगा कैसे? एक तो तरीका है कि तुम जैसे मान लो ये पॉइंट हमने लिखा है -5 और ये पॉइंट हमने लिखा है 10, तो जब नीचे का तुम एरिया निकालोगे तो ये जो सेपरेशन बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस है, अगर इसको तुम -5 ले लिए तब तो अपने आप निगेटिव आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो किसी ने कहा कि नहीं, तो 5 यूनिट्स ले लेना है, सिर्फ 5, और ये जो सेपरेशन है, जैसे ऊपर का यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू कुछ ले लेते हैं, मान लो 10 15 जो भी, और यहाँ से यहाँ कुछ वैल्यू होगा 8 5 7 कुछ भी, तो ये दोनों ए भी हो गए, ये एच हो गया, और ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, और 5 को भी पॉजिटिव ले लिया, तो ये पूरा वैल्यू आएगा पॉजिटिव। लेकिन चूंकि एरिया नीचे है तो हमको अलग से माइनस साइन लगाना चाहिए, यानी ऊपर के एरिया को अगर मैं हम लोग A1 से डिनोट करते हैं तो A1 पॉजिटिव होगा, नीचे के एरिया को अगर हम A2 से डिनोट करते हैं तो ये निगेटिव होगा। और जब टोटल एरिया की बात आएगी, तो हमको कायदे से A1 प्लस ये करना रहेगा, क्योंकि A2 निगेटिव है तो माइनस डाल दिया, और ये सब्ट्रैक्शन आता है A1 माइनस A2। अगर हम इंटीग्रेशन से, अगर हम इतना सारा कुछ खुद से ना करके सिंपली इंटीग्रेशन कर दे, तो इंटीग्रेशन भी हमको यही निकाल के देता है A1 माइनस A2। इंटीग्रेशन कभी भी नीचे वाले एरिया को पॉजिटिव काउंट नहीं करेगा, वो नीचे वाले एरिया को निगेटिव, ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव, और टोटल एरिया में साइन के साथ ऐड करके सारा वैल्यू निकालता है। और ये फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर इसका पूछा जाए तो ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अगर तुमने दोनों एरिया को साइन के साथ निकाल दिया और उसके बाद दोनों को ऐड कर दिया, तो जो भी वैल्यू आएगा ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा।
लेकिन मान लो हमको डिस्टेंस पूछ दिया जाए, ग्राफ से ही हमको डिस्टेंस पूछ दिया जाए। अगर हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो जितने एरिया अंडर ग्राफ बन रहे हैं, A1, A2, A3 भी बन सकता है, A4 भी बन सकता है, सबका मॉड ले लो, मतलब सबका मैग्नीट्यूड लो, साइन हटाओ और ऐड कर दो, और ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। इंटीग्रेशन से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन कभी भी एरिया को पॉजिटिव नहीं ले सकता है। नहीं तो फिर हमको पार्ट बाई पार्ट मॉड 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 वगैरह लगा के इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो और ज्यादा डिफिकल्ट जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अगर रेगुलर ग्राफ दिख गया, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सब अगर दिख गए, तो डेफिनेटली हम लोग उसके उसके लिए इंटीग्रेशन ना यूज करके सीधे सीधे एरिया निकाल लेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा इजी लगेगा। और साइन के साथ ऐड कर लेंगे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो, बिना साइन के, साइन को हटा के ऐड कर लेंगे तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो जितना भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बातें हुई हैं, क्या ये बात समझ आ रही है? Anyone still have any confusion? अब हमारे पास लास्ट ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। उसको बताने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस अपने छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट वाइज लेंगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन दो चार क्वेश्चन हमने देखे हैं आप लोग के बुक में, ये दिए गए हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो समझने का जरूरत है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, हर ग्राफ की तरह ये ग्राफ में भी वाई एक्सिस एक्सेलरेशन और एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा रेफरेंस ओरिजिन। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम इसके एक बार स्लोप और एरिया के बारे में जरूर बात कर लेते हैं। तो जैसे स्लोप के बारे में बात किया जाए, स्लोप इसको हम लोग लिख सकते हैं dA/dt। पूरे फिजिक्स में क्या कोई ऐसा टर्म पढ़े हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन? ऐसा कोई टर्म है तो बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये हमने वेलोसिटी पढ़ा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ा है क्या? एक्चुअली ये टर्म होता है, बट हम लोग इसको पढ़ते नहीं है। दिस इज एक्चुअली नोन एज जर्क। क्योंकि मेरे को पता है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं होता, ये बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। dA/dt इज नोन एज जर्क, लेकिन क्लास 11-12 के बेसिस पर अगर देखें तो इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, ये टर्म डिफाइन ही नहीं किया जाता। इसलिए dA/dt हमारे लिए नो फिजिकल सिग्निफिकेंस के बराबर है। मतलब इसका स्लोप कुछ हमको ऐसा मीनिंगफुल बात बोलेगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। अब एक बार एरिया के बारे में सोच लेते हैं। एरिया क्या बताएगा? तो एरिया हमारा होता है A/dt इंटीग्रल। अब A/dt इंटीग्रल क्या सिग्निफाई करेगा, ये हमको डायरेक्टली नहीं समझ आएगा, तो हम क्या करेंगे, एक रिलेशन जो हमको पता है, A इज इक्वल टू dV/dt, ये लिखेंगे और इसको थोड़ा सा A/dt इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा dV इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा V1 to V2, और ये A/dt ये हमारा एरिया है। दिस इज A/dt एरिया। तो राइट हैंड साइड में अपने को मिल क्या रहा है, dV का इंटीग्रेशन हो जाएगा V, और ये हो जाएगा V2 माइनस V1।
यानी कि याद रखना, एरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट इस पार्ट का और इस ग्राफ का बात है, ये हमको देता है चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। एडीटी, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, चेंज इन वेलोसिटी बताता है। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। क्वेश्चन कैसे पूछता कि हमको कोई बॉडी ने मान लो स्टार्ट किया, उसकी कुछ वेलोसिटी रही और उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसे दे देता है, लाइक दिस, ऐसे। अब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ में भी दिया जा सकता है, लेट से 10 से स्टार्ट हुआ है और ये कौन सा टाइम है, लेट से दिस इज 4। अब बॉडी की कोई इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, नॉन जीरो जो भी कर रहा है, आफ्टर व्हाट टाइम बॉडी विल रिगेन इट्स इनिशियल वेलोसिटी, आफ्टर व्हाट टाइम body will regain its initial velocity। इनिशियल वेलोसिटी रिगेन करने का मतलब है कि v1 और v2 बराबर होंगे और u और v बराबर होंगे। इसका मतलब ये सीधे सीधे सिग्निफाई करेगा कि चेंज इन वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट द एरिया, यानी कि एरिया जीरो होना चाहिए। और एरिया जीरो होने का एक ही मतलब है, ये तो पॉजिटिव हो गया है, नीचे वाले एरिया को भी निगेटिव और बराबर होना पड़ेगा। ये तो निगेटिव होगा लेकिन बराबर होना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट डालना पड़ेगा। ये और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो डेफिनेटली इनका एरिया भी बराबर हो जाएगा और ये दोनों टोटल एरिया जीरो हो जाएगा। तो मान लो ये 4 है तो सिमिलैरिटी से हम बोल सकते हैं कि ये 8 पर इसका ऐसा होगा, क्योंकि 4 ये तो 4 ये, एंगल दोनों बराबर 90 डिग्री, एस कॉन्ग्रुएंसी जो भी लगाना है लगा लो, तो ऐसा बन जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी, रिगेन इट्स इनिशियल वेलोसिटी का बात बहुत बार पूछा गया है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से, और याद रखना कि इसमें एरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी एक्सेलरेशन ये वेरिएबल है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। ये जो लाइन है, ये लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, लाइन का मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की अगर बात की जाती तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। मान लो ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, पूरे टाइम यहाँ तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फिर हो सकता है कि इसके बाद एक्सेलरेशन जीरो हो जाए कुछ देर के लिए और फिर कुछ देर के बाद एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाए। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ जो होंगे वो ऐसे होंगे, पैरेलल टू टी एक्सिस। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी चेंजिंग एक्सेलरेशन वो अलग केस हो गया, कैलकुलस से सॉल्व करना पड़ेगा। ये हमारा इक्वेशन से सॉल्व हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक, और ये अगले 5 सेकंड तक बॉडी मूव किया है। उसके बाद 5 से 10 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड्स तक उसकी एक्सेलरेशन को जीरो कर दिया और उसके बाद उसका जो रिटार्डेशन है इसको हमने -2 कर दिया, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कितने दूर तक गया है ये अपने को टाइम गिवन नहीं है, और क्वेश्चन में दिया गया है बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट and finally coming to rest. If its initial position
is let's say 10 meter, then draw velocity time ग्राफ, दूसरा पोजीशन टाइम ग्राफ, और अगर होगा तो हम लोग इससे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये हमारा एक ग्राफ दिया गया है और कुछ इनिशियल कंडीशंस दिए गए हैं, इसके हेल्प से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ट्राई दिस। ओके, उदाहरण ने कर दिखाया, बाकी बच्चे भी ट्राई करें। और चूंकि ये ग्राफ की बात है और इसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, देखो एक तो होता है ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, लेकिन अगर ग्राफ ड्रॉ करते समय हमने बहुत सारा उसको इंफॉर्मेशन डाल दिया उसमें, तो ये चीज हमको बताता है कि हमने ग्राफ को कितनी क्लैरिटी से समझा है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कोई बच्चा ऐसे 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 ड्रॉ कर दिया, लेकिन वो कहाँ तक जाएगा, कहाँ के बाद उसका क्या नेचर होगा, उसके बाद कहाँ तक आएगा, टाइम में कब जीरो होगा, वेलोसिटी में कहाँ तक ऊपर गया, ये सारी बातें अगर तुमने थोड़ी उसको डिस्क्रिप्टिव बना दी तो मतलब ये समझ में आएगा कि तुमने चीजों को अच्छे से समझा है, देख रहे हो तुम उस ग्राफ को अच्छे से। तो कोशिश करना है कि सारे पॉइंट्स हम दिखा पाए, जितना दिखाना चाहिए। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, जैसे मैंने इसी में 4 दिखाया है, 5, 10 ये सब दिखाया है, -2, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे हमारा ग्राफ गाइड होता है। वही उसी तरह से अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए तो सिर्फ शेप नहीं ड्रॉ करें, हम उसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बनाए, हम उसको थोड़ा सा डेटा ओरिएंटेड बनाए, डेटा भी उसमें से हमको दिखे। मैं और 2-3 मिनट का समय देता हूँ बाकी बच्चों के लिए, ट्राई दोस। और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का केस है, मैं आपको एक बात बता दूंगा कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का केस है, इसलिए कैलकुलस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, इसमें नहीं पड़ेगी। दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, पार्ट बाई पार्ट। पूरे मोशन के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर 0 to 5 तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, 5 to 10 जीरो एक्सेलरेशन, और 10 to पता नहीं कितना वो हम फिगर आउट कर सकते हैं, वहां पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है। तो पार्ट बाय पार्ट ये कांस्टेंट है, पूरे मोशन के लिए कांस्टेंट नहीं। चैतन्य, कृतिका, ओके, नुपुर, नुपुर आई है, हाँ है तो आंसर करो। आफिया,
साची, सानिका, गुड। बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स निकाले हैं। हम लोग देखते हैं इस ग्राफ को। पहले मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करूं और फिर हम पोजीशन टाइम ग्राफ पर जाएंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाला, इसलिए सिंपल तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं। देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये क्लियरली इस क्वेश्चन में एक बात दे दिया, तो हमको ये पता चल गया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है। तुरंत कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लो। और जैसा मैंने बताया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ निगेटिव हो सकता है, इसलिए जनरल जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो नीचे जरूर नीचे थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं। इस ग्राफ में आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, अब स्टार्टिंग में देख रहे हैं बॉडी का इनिशियल एक्सेलरेशन +4 है और बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। और तुम अगर फर्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए, फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड्स, किसी का माइक तो ऑन है, फर्स्ट 5 सेकेंड्स की बात करते हैं। for first 5 seconds. U 0, A 4, तो V बराबर U प्लस ए टी, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा और ये हो जाएगा सिंपली 4t, y इज इक्वल टू mx। देख रहे हो, V इज y, t इज x, तो V इज इक्वल टू 4t इज वेरी मच सिमिलर टू y इज इक्वल टू mx। जिन लोगों को ग्राफ बहुत अच्छे से आता है एक एक बात को रिलेट करेंगे, बाकी जितना समझ पाए उतना बढ़िया। देखो, इस क्लास में बहुत बच्चे हैं, 180 आउट ऑफ 180 करने वाले बच्चे हैं, कोई बच्चे अभी भी 130 140 पर स्ट्रगल कर रहे हैं, उससे कम भी। तो पॉइंट ये है कि हर बात हर बच्चे के लिए नहीं बोली जाती, जितना समझ आए उतना अच्छा। कुछ चीजें आज नहीं समझ आएंगी, कल समझ आएंगी, अगले बार अगले टर्म में समझ आएंगे। तो बहुत ज्यादा फोकस और बहुत ज्यादा कि एक एक बात हमको समझ जाना है, ये पहली बार में नहीं करने की कोशिश करनी है। पहली बार में जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन समझ आ जाए बहुत अच्छी बात है। जब थोड़ा और मैच्योर हो गए तो और ज्यादा इंफॉर्मेशन समझ आएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं बोलता हूँ, सारी बातों को पकड़ना ये सबके बस का बात नहीं है स्टार्टिंग में। टाइम के साथ ये चीज होगा। तो y इक्वल टू mx काइंड ऑफ रिलेशन है और ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का केस है। तो ग्राफ हमारा 0 से तो स्टार्ट होना ही पड़ेगा और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, समथिंग लाइक दिस। अब ये कहां तक जाना चाहिए? तुमने कहा था फर्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए t का वैल्यू 5 पुट करो, तो v हमारा हो जाएगा 4 इंटू 5 एंड दैट इज इक्वल टू 20, यानी कि ये 20 तक जाना चाहिए था, ये 20 तक जाना चाहिए था और ये 5 सेकेंड्स होना चाहिए था। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन 0 हो गया है, 5 to 10। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो अगर ये 10 सेकेंड है तो वेलोसिटी को कांस्टेंट ड्रॉ करने का कोई और तरीका तो मेरे पास नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए। इसी का मतलब होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट, सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन निगेटिव है, सी फ्रॉम 10 टू फॉरवर्ड आफ्टर 10 सेकेंड्स। मैं जो थर्ड सिचुएशन बना रहा हूं, आफ्टर 10 सेकेंड्स अगर देखा जाए तो उस जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और फाइनली बॉडी कम्स टू रेस्ट है। फाइनल वेलोसिटी अगर हमने 0 बोला है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट v बराबर u प्लस टी से कि ये जो ड्यूरेशन आएगा ये हमारा 10 सेकेंड्स का ड्यूरेशन आएगा। मतलब बॉडी फर्दर 10 सेकेंड्स तक मूव किया है, यानी कि 10 सेकेंड तो अभी टाइम इंस्टेंट दिख रहा है, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा।
तो एक्सटेंड कर दो और ये 20 तक ग्राफ जाएगा, 20 तक, एंड द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ऐसा दिखेगा ग्राफ। और हमने जानबूझ के इसको फाइनली कम्स टू रेस्ट बोल दिया, चीजें को आसान कर दिया। हम नेक्स्ट 5 सेकेंड्स, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, नेक्स्ट 15 सेकेंड्स तब तक बोल सकते थे। तो कोई हर बार ये बात दिमाग में मत डालना कि ग्राफ जो ऊपर से स्टार्ट होगा वो हमेशा आगे टी पर ही खत्म होगा। ये टी के ऊपर भी खत्म हो सकता था, ये टी के नीचे भी जा सकता था। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, कहाँ तक चीजों को निकालने के लिए बोला जा रहा है। जबरदस्ती कि ये हर बार ग्राफ टी एक्सिस को आके टच करके ये क्लोज फिगर बन जाएगा। मैंने देखा है बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, जबरदस्ती वो जो थर्ड पोर्शन है उसको टी से ज्वाइन कर देते हैं। वो 10 से सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए भी अगर दे दिया गया है तभी उसको ज्वाइन करते हैं। मैंने तो यहाँ पर इस ग्राफ में कुछ लिखा ही नहीं कि आगे ये कितने सेकंड्स तक ही हो रहा है। हमने क्वेश्चन में दिया फाइनली कम्स टू रेस्ट, तो ये हम लोग को निकालना था कि फाइनली कम्स टू रेस्ट कितने देर में होगा। लेकिन अगर बोल देते कि नेक्स्ट 5 सेकंड्स तक, यहाँ पर एक टाइम का 15 बता देते, बोलते इतने के लिए ड्रॉ करना है, और बच्चा फिर भी ये ग्राफ ड्रॉ करता, तो क्या होता है कि 5 अगर 15 तक ड्रॉ करना होता तो अपने को ग्राफ यही तक ड्रॉ करना होता है, इसके आगे वाला पोर्शन ड्रॉ नहीं करना होता है। लेकिन बच्चे इसको एकदम ज्वाइन कर देते हैं। दूसरी बात कि इसका जो स्लांटिंग, मतलब ये जितना इंक्लाइंड है, ये उससे अलग इंक्लिनेशन होना चाहिए। ये दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग है वैल्यू वाइज। पॉजिटिव नेगेटिव की तो बात अलग है, पॉजिटिव नेगेटिव तो ठीक है, समझ आ रहा है। लेकिन अगर दोनों का वैल्यू सेम होता तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर होता है। लेकिन हमने जानबूझ के डेटा अलग किया तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एकदम एक जैसा दिखना। ये 5 का बेस है, ये 10 का बेस है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा कम इंक्लाइंड दिखना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये सब कंप्लीट कर लिया है। उनको अब कुछ समझने के लिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, तो ये सब चीजें वो समझ लें। अब ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने इसको पूरा डिस्क्रिप्टिव बनाया है। ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ है, 5 तक 20, उसके बाद 5 to 10 कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया, और 10 to 20 यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से मूव किया, फाइनली कम्स टू रेस्ट आ गया। अब इसमें कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग नहीं होंगे। क्यों? पर ग्राफ से ही देख सकते हो, ग्राफ पूरा का पूरा ऊपर ही है। तो जब ऊपर ही ग्राफ है तो फिर ये ग्राफ नीचे कैसे आ सकता है, और नीचे है ही नहीं तो निगेटिव कैसे आ सकता है। तो इसका मतलब कि बॉडी एक ही डायरेक्शन में चलता चला गया है, यू टर्न नहीं मारा है। और जब यू टर्न मारेगा ही नहीं तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्यों आएगा। तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। अगर चाहो तो तुम A1 ये ट्रायंगल का एरिया, A2 ये ट्रायंगल का एरिया, और A3 ऐसे करके भी निकाल सकते हो। और नहीं तो पूरा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और एक ही बार में आंसर निकाल दो। तो नीचे का साइड हो गया है यहां से यहां तक, ये हो गया है 20। ऊपर का देखा जाए ये साइड तो ये हो गया है 5, उनके बीच का सेपरेशन कितना है 20। तो अगर टोटल एरिया या टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी बोलो, अगर ये निकालना हो, इस ग्राफ के लिए तीनों सेम हो रहे हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 20 प्लस 5 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम 20, तो ये हो जाएगा 250 मीटर। 250 मीटर। तो अपन इस ग्राफ से बहुत सारी बातें हमने फिगर आउट कर ली। अब आता है पोजीशन टाइम ग्राफ, और ये इस ग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। पोजीशन टाइम ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे? क्या यहां तक बात समझ आ रही है? ये यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि अब हम जब पोजीशन टाइम ग्राफ पर जाएंगे तो इस बात पर बहुत कम आना होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा क्यों है। एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन? देन टेल मी। चलिए पोजीशन टाइम ग्राफ को ध्यान से देखना। एक बात तो हमेशा याद रखो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ
XT graph is not a straight line. अभी भी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए तो XT ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या होगा, ये अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन मत ड्रॉ करना कभी भी। तो सबसे पहले हम लोग, और ये ग्राफ बड़ा होने वाला है, मैं टी एक्स एक्सिस में नीचे ज्यादा नहीं दिखा रहा क्योंकि हमारा पोजीशन कभी भी पीछे नहीं हो रहा, इसलिए ये हमारा XT ग्राफ है। और बॉडी को हमने एक्सप्लिसिटली बोल के रखा है कि कहां पर है, 10 पर। इफ इट्स इनिशियल पोजीशन इज 10 मीटर, मतलब इस ग्राफ को हम 10 से ही स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करने की गलती नहीं करेंगे। मैं जानबूझ के थोड़ा सा 10 नीचे ले रहा हूं क्योंकि इसमें डेटा बड़े बड़े आएंगे। अभी ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। ना पोजीशन तो बढ़ रहा है, लेकिन अब सीधे सीधे ऐसे बढ़ा दें, ये गलत है। अपने मन से कुछ भी नहीं करना होता है। और खास करके एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास है, तो उनको देख के हम ये बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के केस है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने से पहले 10 बार सोचना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगेन वही बात, फर्स्ट 5 सेकेंड्स, और फर्स्ट 5 सेकेंड्स इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो ut प्लस हाफ टी स्क्वायर है। 0 इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए का वैल्यू है 4 इंटू टी स्क्वायर। तो अगर तीन देखोगे तो ये s जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2t स्क्वायर है। और इनिशियल पोजीशन चूंकि 10 है तो x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। सो x फाइनल इज इक्वल टू x इनिशियल दैट इज 10 प्लस 2t स्क्वायर। यानी कि 10 प्लस 2t स्क्वायर का ग्राफ अपने को ड्रॉ करना है। स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब कर्व। तो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे यहां तक, और ये कहां तक ये भी हम लोग को देखना है। ये 5 सेकंड्स तक ग्राफ ऐसा ही जाएगा। उसके बाद अब हम फाइनल पोजीशन इसी में वैल्यू पुट करके निकाल देंगे। 10 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर, टी का वैल्यू है 5, पुट कर दो तो 25, 50 10 ये हो जाएगा 60। मतलब ये ग्राफ 60 तक जाने वाला है। 60, दिस इज 60। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 50, 5 सेकेंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है 50 है, लेकिन पोजीशन 10 पर था तो 50 और ऐड होगा तो 60 ही जाएगा। इसके बाद एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है, और एक्सेलरेशन 0 हो रहा है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है। दैट मीन्स फॉर t is equals to 5 to t is equals to 10 seconds, acceleration is 0. This means velocity is constant. वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो स्लोप इस ग्राफ का कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि सेकेंड पार्ट ऑफ द ग्राफ इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे इस तरह से ये ड्रॉ होना चाहिए। और कहां तक चला जाएगा अगले 5 सेकंड में, ये भी अपने को समझना है। तो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, हमने देखा है। एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स वेलोसिटी है 20, और अगले 5 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस मूव करने वाला है। तो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट दैट इज s, इसको S1 बोल दो, S1, ताकि बार बार कंफ्यूजन ना हो। S2 डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो जाएगा, सिंपली 20 इंटू 5, 100 मीटर। यानी कि 100 मीटर ये आगे गया, पोजीशन 60 पर ऑलरेडी है, 100 ऊपर जाएगा यानी कि 160 पर आएगा। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट x फाइनल माइनस x इनिशियल। x इनिशियल ऑलरेडी 60 पर खड़ा है बॉडी, तो यहां पर x फाइनल इज इक्वल टू x इनिशियल प्लस S2, तो ये हो जाएगा 160।
अब बॉडी 160 पर खड़ा है। अब आता है लास्ट पार्ट, ध्यान से देखना। फॉर t इज इक्वल टू 10 to t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स, बॉडी फाइनली रेस्ट में आ रहा है, याद रखना इस बात को। तो 10 सेकेंड्स का ड्यूरेशन होगा, इसलिए हमने सीधे सीधे 10 to 20 लिख दिया। अब इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अगर ड्रॉ करें और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनाए s3, तो इनिशियल वेलोसिटी 20 है, तो 20 इंटू टी प्लस हाफ इंटू -2 दैट इज द रिटार्डेशन इंटू टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन नेगेटिव दिया हुआ था। तुम देखोगे ये हो जाएगा 20t माइनस टी स्क्वायर। अगेन दिस इज गोइंग टू बी क्वाड्रेटिक। और दूसरी बात कि टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये कनकेव डाउनवर्ड ग्राफ होगा। लेकिन कनकेव डाउनवर्ड ग्राफ ड्रॉ करने में भी बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। ऐसा नहीं है कि जहां पर वो खड़ा है वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो रही, वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब वो और आगे जाएगा, लेकिन वो आगे जाते जाते कहीं ना कहीं फाइनली रुक जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है कि वो यू टर्न मार रहा है, यू टर्न मार रहा होता तो कहानी कुछ और होती, पोजीशन और कम होता है। लेकिन ये यू टर्न तो मार ही नहीं रहा है, ये तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो पोजीशन और फर्दर 10 सेकेंड्स में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। कि वेलोसिटी है और वेलोसिटी को जीरो होते टाइम लगता है, और जब तक जीरो नहीं होगा तब तक उसी डायरेक्शन में मूव करता है। यानी कि 10 सेकेंड्स के बाद ध्यान से देखना इस लास्ट पोर्शन को और बताना कितने लोगों ने ये सही किया है। 10 सेकेंड्स के बाद द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। और थोड़ा सा टू द स्केल तो ग्राफ नहीं बन पाएगा मेरे से, तो उसको थोड़ा सा सुना मत तुम लोग। इस तरह से ये एक पैराबोलिक शेप लेगा। अगर इससे आगे बढ़ा देंगे बिल्कुल, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये वो टॉप मोस्ट पॉइंट है। लेकिन हमको वो बनाने की जरूरत नहीं है कि वो टॉप मोस्ट पॉइंट है या नहीं, और क्यों है ये बता सकते हैं हम लोग। तो इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लो, लाइक ऐसा। ये हमारा ग्राफ ऐसा कुछ होगा। अब इससे आगे जब ग्राफ जाएगा ना, तो ये ऐसे ऐसे नीचे चला आएगा, और ये पूरा पैराबोलिक शेप कनकेव डाउनवर्ड सिचुएशन रहेगा। कहाँ तक जाएगा ये भी हमारे लिए एक बात है, ये कहाँ तक जाएगा। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 सेकेंड्स में फर्दर, ये t इज इक्वल टू 10 टू t इज इक्वल टू 20, ये टाइम इंस्टेंट्स है। यहाँ जो t है वो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन डालो 10, तो 20 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, देखोगे 200 माइनस 100, मतलब फर्दर और 100 मीटर तक जाएगा ये, और होना भी चाहिए। हमारा ऑलरेडी कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है 150, और ये ओके हो गया 250, और हमने पहले ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में 250 का डिस्प्लेसमेंट देखा हुआ है, इसलिए क्रॉस चेक करने का भी अगर नौबत आए तो हम कर सकते हैं। तो 100 मीटर और आगे जाएगा, 160 पर खड़ा है, तो ये कहां तक जाएगा, 260 तक जाएगा। ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है बिल्कुल ग्राफ का, ये हमारा 260 पर होगा, और ये वैल्यू डेफिनेटली T20 ऐसा हो जाएगी। और ये एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि हमको ये इंश्योर करना है कि इस पॉइंट पर स्लोप जीरो हो, जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो पैरेलल टू टी एक्सिस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो रही है, इसलिए ग्राफ को यहाँ तक ड्रॉ करना पड़ा है, नहीं तो पहले भी रोक सकते थे। तो इस तरह से ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हुआ इस पूरे क्वेश्चन का। कितने लोगों ने पूरा पार्ट सही कर दिया स्टार्टिंग से लेके एंड तक? कोई बात नहीं, मैक्सिमम चीजें अगर करेक्ट हो गई हैं, कुछ एकाध पोर्शन अगर गलत हुआ है तो भी इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है।
दो एक ग्राफ के रटने से हमारा एक ग्राफ के क्वेश्चन बनेंगे नहीं। हमको ग्राफ के क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, और हो सकता है कि हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट बार में उतने मैच्योर ना हो, क्योंकि ग्राफ एक मैथमेटिकल टॉपिक है, और बायो के बच्चों का मैथ्स कितना अच्छा होता है ये हमसे बेहतर और कौन जानेगा। तो इसलिए ये स्टार्टिंग में हो सकता है कि थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग, कॉम्प्लिकेटेड ऐसा लगे, लेकिन टाइम के साथ हम देखेंगे कि ग्राफ के क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार होते हैं, और उसमें ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें बिना कैलकुलेशन, सिर्फ ऑब्जर्व करके लॉजिकली आंसर मार्क किया जा सकता है। लेकिन इसका उल्टा नीट के बच्चे ग्राफ के क्वेश्चन को पहले ही देख के छोड़ते, ये तो नहीं होगा, आगे देखो। ऐसा नहीं करना है। ग्राफ अगर आ जाए तो उसको करने की कोशिश करनी। आ रही बात समझ में? इज दिस क्लियर? ठीक है ना? एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमको v वर्सेस x ग्राफ के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। एक ग्राफ मान लो एक कोऑर्डिनेट पर ड्रॉ किया गया है, और वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं है, v वर्सेस x ग्राफ है। अब बच्चे कहेंगे सर v वर्सेस x ग्राफ तो पढ़े ही नहीं। हर ग्राफ को टीचर एक्सप्लिसिटली पढ़ाए ये जरूरी नहीं है। हमको लॉजिक दिमाग में अगर डेवलप हो गया है कि ग्राफ को कैसे देखना है, ग्राफ को कैसे समझना है, तो एक नए कोऑर्डिनेट भी बना के दे देते हैं, v स्क्वायर वर्सेस x, ऐसा भी ग्राफ हो सकता है। v वर्सेस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी ग्राफ हो सकता है। तो ग्राफ तो कुछ भी वैसा भी बना किया जब बनाया जा सकता है। हमको समझ में आना चाहिए कि इसका कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं। जैसे मान लो v वर्सेस एक्स हमने कोई ग्राफ दे दिया, और तुमसे पूछा इस ग्राफ का क्या मतलब है, ये ग्राफ अगर हम कुछ मिलता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि ग्राफ का स्लोप देख लो। स्लोप, तो स्लोप अगर देखोगे तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स। क्या कोई ऐसा टर्म है जो dv बाई डी एक्स से डिफाइन होता है? भाई पढ़े हो dv बाई डी एक्स, फिजिक्स में याद करो। एक जगह हम लोग ने dv बाई डी एक्स पढ़ा है, और वो है एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन में v इंटू dv बाई डी एक्स ये होता है। तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी अगर हमको मिल जाए तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इसका एरिया हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्लोप दूसरे तरीके से, मैथमेटिकल तरीके से देखा जाए तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, और ये एक तरीके से इसको हिंट कह लो, हिंट जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं उसके लिए। ये हमारा एक वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ है। वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ, ड्रॉ acceleration versus acceleration versus x ग्राफ। हाँ, एक्सेलरेशन वर्सेस x ग्राफ, ये एक्सेलरेशन वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ करोगे। अच्छा पहले एक्सेलरेशन वर्सेस, एक मिनट रुक जा। नहीं, ये एक्सेलरेशन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं, ग्राफ के लिए ये मत करो। इससे तुम फाइंड करो, फाइंड acceleration of the body when its position
is x is equals to x naught by 4। जब बॉडी का पोजीशन x नॉट बाई 4 होगा उस समय बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा ये बताना है। इसके बाद वो दूसरा क्वेश्चन जिसके बारे में दिमाग में बात आ रहा था वो आएगा। अरे राम, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। बुधवार का कोई शेड्यूल तो भी नहीं है ना आप लोग का आकाश में? या No, sir. कल कल आने का बात होता है ना? ठीक है। वेंसडे को आपका तो टेस्ट है ही। पूरे मोशन में स्ट्रेट लाइन जो भी अभी तक हुआ है, जो भी हुआ था क्या कंप्लीट हो गया। कल भी हम लोग ग्राफ और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे पूरे चैप्टर रिलेटेड, तो ये कंप्लीट हो गया। और कितना डिस्कशन चाहोगे? अब जल्दी से हम लोग मोशन इन अ प्लेन में जाएंगे। हाँ बताइए, किसका आंसर आया? हाँ जी बताइए, क्या आंसर है आपका? Sir, V naught by 4x naught. कितना? V naught by 4x naught. v naught by 4x naught। लेट्स सी whether it is correct or not। तो ठीक से लिख दो। चलिए, तो जैसा हमने आपको बताया था कि इस ग्राफ का स्लोप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्लोप निकालने का दो तरीका है, या तो डिफरेंशिएट कर लो या तो tan थीटा निकाल लो। और tan भी किस Excuse एंगल me, से? sir. हाँ हाँ। Sir, वहाँ 3V naught by 4x naught लिख दीजिए। ओके, ध्यान से सुनिए। हम लोग को स्लोप dv बाई dx करके निकालना है। अगर इस लाइन का इक्वेशन हम लिख पाते हैं तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर इस एंगल का ही हमको tan थीटा निकालना है, अगर मैं इस एंगल को बोल दूं थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और हमको tan थीटा निकालना है। अगर tan 180 माइनस थीटा निकाल लो, तो ये बहुत आसान है निकालना, विच इज v नॉट बाई एक्स नॉट। tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा नॉट। माइनस tan थीटा ये हो जाएगा v नॉट बाई एक्स नॉट। यहां से tan थीटा दैट इज द स्लोप हो जाएगा माइनस v नॉट बाई एक्स नॉट। तो ग्राफ का स्लोप तो हमको आ गया। और ये हर बार के लिए याद रखना है, जब भी कभी ऐसा लाइन आ जाए तो स्लोप उसका सिंपली tan थीटा निकाल के एक माइनस लगा देना। जैसे मैंने तो थीटा 180 माइनस थीटा ये सब लिख दिया, तो मान लो सीधे सीधे यहाँ पर इस एंगल को ही अल्फा ले लेते, अल्फा tan अल्फा निकालते तो v नॉट बाई एक्स नॉट आता, एक माइनस लगा देते, हो जाता। तो ये हमारा स्लोप आ चुका है। लेकिन स्लोप से तो बात बनेगा नहीं,
क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो v dv by dx है। तो dv by dx हमने निकाल लिया, लेकिन v तो निकालना पड़ेगा। कहाँ पूछ रहा है? कह रहा है x इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई फोर। एक्स नॉट बाई फोर अगर ग्राफ में देखोगे तो कहीं यहां पर होगा ये वैल्यू, यहां पर एक्स नॉट बाई फोर कहीं यहां पर होगा। और इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी अपने को निकालनी है। तो ये चीज अपने को मिलती है सिमिलर ट्रायंगल वगैरह कॉन्सेप्ट यूज करने से। ये चीज ग्राफ के डिस्कशन में भी बताई गई थी, फिर से इस बात को समझने की जरूरत है। यहां पर मैं ग्राफ बना रहा हूं, देखो ध्यान से। ये हमारा ग्राफ है, ये नीचे कहां तक गया मेरे को उससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा वी नॉट है, ये हमारा एक्स नॉट है, और ये हमारा एक्स नॉट बाई फोर है। और ये जो हाइट है यही हमारी वेलोसिटी होगी, ये निकालनी है। क्या होगा इसका वैल्यू अपने को नहीं पता, तो हम लोग लेते हैं भी। अब छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, मैंने क्या बोल रहा हूँ, ये जो रेड में ट्रायंगल बनाया इसको बोल देंगे छोटा वाला ट्रायंगल। और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वाई एक्सिस को लेके और वी एक्सिस को लेके, इन दोनों में ये एंगल कॉमन है। तुम इसका अगर ये इसका मैंने कुछ देर के लिए अल्फा बोल दिया, तो tan अल्फा अगर निकालोगे तो बड़े वाले में होगा v नॉट बाई एक्स नॉट, और छोटे वाले में होगा v डिवाइड बाई, ये सेपरेशन हो जाएगा 3x नॉट बाई फोर। एक्स नॉट बाई फोर है, टोटल एक्स नॉट है, तो ये हो जाएगा 3x नॉट बाई फोर। तो एक्स नॉट गेट कैंसिल्ड, और ये हमारा हो जाएगा v इज इक्वल टू 3v नॉट अपॉन फोर। तो सिमिलर ट्रायंगल से भी निकाल सकते थे, साइड सेम रेशियो में होंगे, ऐसा भी बोल के निकाल सकते थे। तो जैसा तुमको इच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे। तुमको वेलोसिटी मिल गई है उस इंस्टेंट पर जब वो पूछ रहा है 3v नॉट बाई फोर, और dv बाई dx अपने को मिल गया है माइनस v नॉट बाई एक्स नॉट, और एक्सेलरेशन है हमारा v dv बाई dx। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस के साथ, क्योंकि एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, सो माइनस के साथ ही आ जाएगा माइनस 3v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 4x नॉट। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये रॉन्ग है। आई बात समझ में? नेक्स्ट डे हम लोग कल और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ग्राफ और ये 1D मोशन के कुछ अच्छे सवाल। ज्यादातर तो ग्राफ ही डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ और भी क्वेश्चन, वैसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, ग्रेविटी के अलग कर दिए, सब लगभग हो ही गया है। तो कल इस चैप्टर को फिनिश करना है, परसों का टेस्ट है, और इसमें अच्छे मार्क्स एक्सपेक्टेड है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।